सेक्शन है 11A, ये डील करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सिविल सर्वेंट रेंडर्ड सरप्लस। ठीक है, इसका उर्दू में अगर तर्जमा किया जाए तो फाजल करार दिए गए सरकारी मुलाजमीन की एडजस्टमेंट। Notwithstanding anything contained in this act, the rule, agreement, contract, or the term and condition of civil service or civil servant who is rendered surplus as a result of reorganization or abolition of division, department, office, or abolition of a post in the presence of any government decision may be appointed to a post carrying basic pay scale equal to the post held by him before such appointment if he possess the qualification and fulfill other condition applicable to that post। इस एक्ट कायदा मुआहदे कंट्रैक्ट या मुलाजमत की शराइत और जवाबित में मौजूदा किसी भी बात के बावजूद अगर किसी सरकारी फैसले के नतीजे में किसी डिवीजन महकमे या दफ्तर की तंजीमी नो खात्मे या किसी ओहदे के खात्मे की वजह से कोई सरकारी मुलाजिम फाजिल सरप्लस करार दिया जाता है तो उसे ऐसे ओहदे पर मुकर्रर किया जा सकता है जिसका बेसिक पे स्केल उसके ओहदे के बराबर हो जिस पर वो उस तकर्री से पहले फायज था, बशर्ते कि वो उस ओहदे के लिए मुकर्ररा तलीमी काबिलियत और दीगर शराइत पूरी करता हो। Provided that where no equivalent post is available, he may be offered a lower post in such manner and subject to such condition as may be prescribed, and where such civil servant is appointed to a lower post, the pay being drawn by him in the higher post immediately preceding his appointment to a lower post shall remain protect। ठीक है, अगर उसके बराबर कोई ओहदा दस्तयाब ना हो तो उसे मुकर्रर तरीके और शराइत के मुताबिक कम दर्जे के ओहदे की पेशकश की जा सकती है। अगर ऐसा सरकारी मुलाजिम किसी कम दर्जे के ओहदे पर मुकर्रर किया जाता है तो कम दर्जे की ओहदे पर तकर्री से फौरन पहले जो तनख्वाह आला ओहदे पर वसूल कर रहा था वो उसको महफूज की जाती, पे उसकी प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है, उसके बाद 11B, इसमें क्या कहता है? 11B का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर इट इज बार टू द नोटिस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी दैट appointment of a person to civil post was made without observing the prescribed procedure or without fulfilling the prescribed qualification, experience, and age limit, it may send a reference to the Federal Public Service Commission for determination whether he is fit to hold the post to which he was appointing, and if not, whether he is fit to hold any other post comp- compatible with his qualification and experience। अब 11 में वो क्या कहता है? इसमें कहता है अगर तकर्री करने वाली अथॉरिटी के इल्म में ये बात लाई जाए कि वो कि किसी शख्स की किसी सिविल ओहदे पर तकर्री मुकर्रर तरीके कार पर अमल किए बगैर या मुकर्रर तलीमी काबिलियत, तजर्बे और उम्र की हद पूरी किए बगैर की गई है तो तकर्री करने वाली अथॉरिटी ये मामला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज सकती है ताकि ये तयन किया जा सके कि आया वो शख्स उस ओहदे पर फैज रहने के लिए मौजू है जिस पर उसे मुकर्रर किया गया है या नहीं। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ऑन रिसिप्ट ऑफ द एडवाइस ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन
On a reference made under subsection 1, the appointing authority may be passed such order of appointment or termination of a service as may be considered by it to be just and equitable. सेकंड में कहता है कि झैली दफा 1 के तहत भेजे गए मामले पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की राय मसूल होने के बाद तकर्री करने वाली अथॉरिटी ऐसी तकर्री या मुलाजमत के खात्मे के हुक्म जारी कर सकती है जिसे वो मुसनफाना और नामुनासिब समझती हो। ठीक है, कि वो ठीक नहीं है, कोई गलत ऐसी तकर्री हुई हो तो उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट provided that if it is proposed to pass order of termination of service in the light of the advice of commission, a reasonable opportunity of showing cause against the order of termination shall be provided। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे वो कहता है कि अगर कमीशन की राय की रोशनी में मुलाजमत ख़त्म करने का हुक्म जारी करने की तजवीज़ हो तो मुलाजिम को मुलाजमत ख़त्म करने के हुक्म के खिलाफ वजह बताने शो काज का मकबूल मौका भी दिया जाता है, उसको शो काज दिया जाता है कि आके जवाब दो। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है वेयर एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द कमीशन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ फ्रेश अपॉइंटमेंट एंड seniority of a such an appointee shall be determined in accordance with the civil servant seniority rule 1993। अगर कमीशन की राय की बुनियाद पर तकर्री का हुक्म जारी किया जाता है तो उसे नई तकर्री का मामला तस्वर किया जाएगा और उसे मुकर्रर किए गए शख्स की सीनियरिटी का तयन सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल 1993 के मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 12 रिवीजन टू लोअर पोस्ट ईटीसी। ठीक है, निचले ओहदे पर वापसी वगैरह ईटीसी। क्या है जी? A civil servant appointed to a higher post on ad hoc temporary or officiating basis shall be liable to reversion to his lower post। किसी सरकारी मुलाजिम को अगर किसी आला ओहदे पर अडहॉक आर्जी टेम्परेरी या आर्जी तौर पर फैज अंजाम देने की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया हो तो उसे निचले ओहदे पर वापस भेजा जा सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? नो सिविल सर्वेंट शेल नॉट बी डिसमिस आर रिमूव फ्रॉम सर्विस आर रिड्यूस इन रैंक एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। सेक्शन 2 कहता है किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से बरतरफ या मुलाजमत से निकाला नहीं जा सकता और ना ही उसके ओहदे या रैंक कम किया जा सकता है ऐसी अथॉरिटी से जो उस अथॉरिटी के मतहत हो जिसने उसे मुकर्रर किया था। एक बंदा वहां पे अगर 17वें ग्रेड में गया तो उसका 17 ही रहेगा, उससे वो कम नहीं कर सकती। उसके बाद थर्ड है नो सच सिविल सर्वेंट एज aforesaid shall be dismissed or removed from the service or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him। अब 3 में क्या कहता है कि किसी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से बरतरफ या खारिज नहीं किया जाएगा और ना ही उसका रैंक कम किया जाएगा जब तक उसे उसके खिलाफ मुजवजा कार्रवाई के बारे में वजह बताने का मकबूल मौका ना दिया जाए। प्रोवाइडेड दैट सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। दर झैल सूरतों में ये जो सेक्शन 3 है ये अप्लाई नहीं होता। कौन कौन सी सूरतें? नंबर 1 where a civil servant is dismissed or removed from service or reduced in a rank on the ground of conduct which he led to his conviction on criminal charge or फौजदारी जुर्म में सजा की सूरत में अगर किसी मुलाजिम को ऐसे किरदार
या कंडक्ट की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ या रैंक में कम किया जाए, किसी फौजदारी मुकदमे में सजा का बहस बना हो, तो उसे शोकाज का मज़कूरा मौका देना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, वेयर द प्रेसिडेंट आर एनी पर्सन authorized by him under the rule is satisfied for reason to be reduced in writing that in the interest of the security of Pakistan or any part thereof, it is not expedient to give to the civil servant such an opportunity. पाकिस्तान की सलामती का मामला अगर सदर ममलिकत या कायदा के तहत सदर की तरफ से मजाज करदा कोई शख्स तरीरी तौर पर वजूहात रिकॉर्ड करते हुए इस बात से मुतमिन हो कि पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सलामती के मुफाद में मज़कूरा सरकारी मुलाजिम को शोकाज का मौका देना मुनासिब या काबिल अमल नहीं, तो भी ये मौका देना ज़रूरी नहीं होगा। सेक्शन 12A जो था ये ओमिटेड हो चुका था। सेक्शन 13 ये डील करता है जी रिटायरमेंट। ठीक है, मुलाजमत से रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सिविल सर्वेंट शेल रिटायर फ्रॉम सर्विस। कैसे हो सकता है जी? नंबर वन, ऑन अ सच डेट आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड 20 years of service qualifying for pension or other retirement benefit as the competent authority may in public interest direct or। वो कहता है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम पेंशन या दीगर रिटायरमेंट फायदे के लिए काबिल शुमार 20 साल सर्विस मुकम्मल कर ले तो मजाज अथॉरिटी अवामी मुफाद में उसे किसी भी मुकर्रर तारीख को मुलाजमत से रिटायर होने की हिदायत दे सकती है। सेकंड, where no direction is given under clause 1 on the completion of the 16th years of age। अगर शिक 1 के तहत कोई हिदायत जारी ना की जाए तो सरकारी मुलाजिम 60 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मुलाजमत से रिटायर होगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, नो डायरेक्शन अंडर क्लास 1 सब सेक्शन 1 shall be made until the civil servant has been informed in writing of the group on which it is proposed to make the direction and has been given a reasonable opportunity of showing cause against the said direction। वो कहते हैं कि जनाब सेक्शन 1 के तहत कोई हदायत उस वक्त तक जारी नहीं की जाएगी जब तक सरकारी मुलाजिम को तरीरी तौर पर उनकी वजूहात से आगाह ना कर दिया जाए जिनकी बुनियाद पर उसे रिटायर करने की हदायत देने की तजवीज़ है, और उसे उस हदायत के खिलाफ वजह पेश करने का मकबूल मौका ना दिया जाए। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है इन सेक्शन कंपेटेंट अथॉरिटी मीन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी prescribe the rule 6 of the civil servant act appointment promotion and transfer rule 1973। इस सेक्शन में मजाज अथॉरिटी से मुराद वो तकर्री करने वाली अथॉरिटी है जो सिविल अपॉइंटमेंट प्रमोशन या सिविल सर्वेंट एंड ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 1973 में मुकर्रर की गई है। ठीक है। उसके बाद आगे सेक्शन 14 एम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट को डील करता है। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत। A retired civil servant shall not be re-employed under the federal government unless such re-employment is necessary in the public interest and is made with the prior approval of the authority next above the appointment authority, provided that where the appointing authority is the president, such re-employment may be ordered with the approval of the president। रिटायर होने वाले किसी सरकारी मुलाजिम को वफाकी हुकूमत के तहत दोबारा मुलाजमत नहीं दी जाएगी सिवाय इस सूरत के ऐसी दोबारा मुलाजमत अवामी मुफाद में ज़रूरी हो और उसके लिए तकर्री करने वाली अथॉरिटी से अगली आला अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी हासिल की जाएगी।
बशर्ते कि अगर तकर्री करने वाली अथॉरिटी खुद सदर ममलिकत हो तो ऐसी दोबारा मुलाजमत सदर ममलिकत की मंजूरी से दी जा सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 2, subject to provision of subsection 1 of subsection 3, the ex-government servant employment with the Foreign Government Prohibition Act 1966, Act 12 of 1966, civil servant may be during leave, preparatory or retirement or after retirement from the government service seek any private employment, provided that where the employment is sought by the civil servant while on leave preparatory of retirement or within 2 years of the date of his retirement, he shall obtain the prior approval of the prescribed authority. इसमें वो क्या कहता है कि एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय विद द फॉरेन गवर्नमेंट प्रोबेशन एक्ट 1996 की झैली दफा 1 के ताबिक कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लीव ऑफ प्रोप्रेटरी से केवल रुखसत के दौरान या सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद निजी मुलाजमत अख्तियार कर सकता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट से केवल रुखसत के दौरान या रिटायरमेंट की तारीख से 2 साल के अंदर कोई मुलाजमत अख्तियार करना चाहे तो उसे मुकर्रा अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी हासिल करना होगी। रिटायरमेंट से पहले आप ना 2 साल की छुट्टी ले लेते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। उनकी रिटायरमेंट में 2 साल पड़े होते हैं, वो छुट्टी ले लेते हैं, उनकी वो होती है। तो वो जो 2 साल छुट्टी होती है वो भी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उसमें आपको सैलरी पूरी मिल रही होती है। आप उस दौरान किसी भी अदर फर्म में जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है नहीं हो जाता। उसके बाद है जी सेक्शन 15 कंडक्ट, ठीक है, ज़ाब्ता इखलाक। द कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट शैल बी रेगुलेट बाय रूल मेड और इंस्ट्रक्शन issued by government or prescribed authority, whether generally or in respect of specific group or class of a civil servant। किसी सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को उनके कायदा के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा जो हुकूमत या मुकर्रर अथॉरिटी की तरफ से बनाए गए हों या हुकूमत या मुकर्रर अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा हदायत के जरिए, ख्वाह ये कायदा और हदायत अमूमी तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए हों या सरकारी मुलाजमीन के किसी मखसूस ग्रोह या तबके के लिए हों, ठीक है। उसके बाद Section 15A, Declaration of Assets. Not standing with anything contain the issue contained in Clause G of the Section 7 of the Right of Access of Information Act 2017. Declare the asset of a civil servant be 17 or above his spouse and dependent children, including the domestic and foreign assets and liabilities, as may be prescribed as shall be digitally filed with the Federal Board of Revenue, and same shall be publicly available through the Federal Board of Revenue in accordance with the rule they may prescribe, provided that extent the disclosure under the section shall be given due regarding to the balance between the public interest for good governance, individual privacy and security। सेक्शन 15A में वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी मुलाजिम ग्रेड 17 या इससे अबव होगा वो अपनी बेगम, अपने बच्चों, अपने सासों के बारे में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुकम्मल आगाह करेगा, बताएगा कि मेरे पास क्या क्या है, कितना हिस्सा से मुल्क में, कितने हिस्सा से मुल्क से बाहर है, मेरी बेगमात की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है, ये सब कुछ वो लिखेगा जो अवाम की एक्सेस में होगा, अवाम भी उसको पढ़ सकेगी और देख सकेगी। उसके बाद सेक्शन 16 है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, कारकर्दगी और नज्म ज़ब्त। A civil servant shall be liable to prescribe disciplinary action and penalty in accordance with the prescribed procedure। किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ मुकर्रर तरीका कार के मुताबिक तदबीदी कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा सकता है और उसे मुकर्रर सजाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। सेक्शन 17 पे 17 तनख्वाह को जनाब जो है डील करता है। अ सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड पोस्ट shall be entitled in accordance with the rule to be paid sanction for such post।
ठीक है। अब 17 क्या कहता है, किसी ओहदे पर मुकर्रर किए गया सरकारी मुलाजिम कायदा के मुताबिक उस ओहदे के मंजूर शुदा तनख्वाह हासिल करने का हकदार होगा। नंबर 1, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन अ कंकरेंट करंट चार्ज बेस और बाय द वे ऑफ एडिशनल चार्ज हिज पे शैल बी फिक्स ऑन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है। अगर तकर्री करंट चार्ज बेस या एडिशनल चार्ज बेस की बुनियाद पर की गई हो तो उसकी तनख्वाह मुकर्रर तरीके के मुताबिक मुकर्रर की जाएगी। सेकंड कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ सिविल सर्वेंट हैज अंडर एन ऑर्डर विच इज लेटर सेट असाइड बिन dismiss or remove from the service or reduce in rank, he shall on set aside of such order be entitled in such error of pay as the authority setting aside such order as may determine। बशर्ते कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को किसी ऐसे हुक्म के तहत मुलाजमत से बरतरफ डिसमिस या मुलाजमत से निकाल दिया गया हो या उसके ओहदे रैंक में तनजली की गई हो और बाद में वो हुक्म मनसूख या कलअदम करार दे दिया जाए तो ऐसे हुक्म के मनसूख होने पर वो बकाया तनख्वाह हासिल करने का हकदार होगा। बकाया तनख्वाह की मिकदार वो अथॉरिटी मुकर्रर करेगी जिसने मज़कूरा हुक्म को मनसूख या कलअदम करार दिया गया हो। ठीक है। जिसने मज़कूरा हुक्म को कलअदम किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको सस्पेंड कर देते हैं, सैलरी बंद कर देते हैं, वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट उसको बहाल कर देता है, तो फिर वो क्या होगा, वो उसको सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। 18 है जी, लीव को डिस्कस करता है। अ सिविल सर्वेंट शैल बी अलाउ लीव इन अकॉर्डिंग्स विद the leave rule applicable to him, provided that the grant of leave will depend on the exigencies of service and be at the discretion of the competent authority। ठीक है। किसी सरकारी मुलाजिम को उस पर लागू होने वाले रुखसत के कायदा के मुताबिक रुखसत दी जाएगी, ताहम रुखसत की मंजूरी महकमाना ज़रूरियात और मिजाज अथॉरिटी की सवाबदी पर मुनसर होगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 19, पेंशन एंड ग्रेजुएटी। ठीक है, पेंशन एंड ग्रेजुएटी के लिए, ऑन द रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस अ सिविल सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेंशन एंड ग्रेजुएटी एज प्रेस्क्राइब। ठीक है। मुलाजमत से रिटायरमेंट के वक्त सरकारी मुलाजिम मुकर्रर कायदा के मुताबिक ऐसी पेंशन या ग्रेजुएटी हासिल करने का हकदार होगा जो कायदा में मुकर्रर की गई है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सिविल सर्वेंट whether before or after retirement, his family shall be entitled to receive such pension gratuity both as may be prescribed। अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद वफात पा जाए तो उसका खानदार मुकर्रर कायदा के मुताबिक ऐसी पेंशन या ग्रेजुटी या दोनों हासिल करने का हकदार होगा। सब सेक्शन 3 कहता है, नो पेंशन शैल बी एडमिसिबल टू सिविल सर्वेंट हु इज dismissed or removed from service for reason of discipline, but government may sanction compensate allowance to such civil servant not exceeding two-thirds of the pension or guilty which would have been admissible to him had been invalidated by from service on the date of such dismissal or removal। थर्ड में वो कहता है, जिस सरकारी मुलाजिम को डिसिप्लिनरी रीजन की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ या खारिज कर दिया गया हो उसे कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ताहम हुकूमत ऐसे सरकारी मुलाजिम को हम दर्दाना तौर पर कंपनसेशन अलाउंस मंजूर कर सकती है जो उसकी पेंशन या ग्रेजुएटी की 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसे उस सूरत में मिलती है अगर उसे बरतरफी या अखराज की तारीख को तिबी तौर पर मुलाजमत के लिए अहल करार देकर रिटायर्ड किया गया हो। उसके बाद सब सेक्शन 4 क्या कहता है, if the determination of the amount of pension or gratuity admissible to the civil servant is delayed behind 1 month of the date of his retirement or death, he or his family, as the case may be shall be paid provincially such anticipatory pension or gratuity as may be determined by the prescribed authority according to the length of service of the civil servant which qualify for pension or gratuity, and may overpayment consequent on such provincial payment
shall be adjusted against the amount of pension or guilty guarantee gratuity finally determined as payable to such civil servant or as a family। आगे वो फोर में क्या कहता है, अगर किसी सरकारी मुलाजिम को काबिल अदायगी पेंशन या ग्रेजुटी की रकम के तयन में उसकी रिटायरमेंट या वफात की तारीख से 1 माह से ज़्यादा ताखीर हो जाए तो उसे या उसके ख़ानदान को हस्बे मामला मुकर्रर अथॉरिटी की जानिब से आर्जी तौर पर ऐसी पेशगी पेंशन या ग्रेजुटी अदा की जाएगी जो उस सरकारी मुलाजिम की पेंशन या ग्रेजुटी के लिए काबिल शुमार सर्विस की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर की जाएगी। अगर उस आर्जी अदायगी के नतीजे में ज़्यादा रकम ओवर पेमेंट अदा हो जाए तो उससे बाद में मुकर्रर किए जाने वाली हतमी पेंशन या ग्रेजुटी की रकम में से एडजस्ट कर लिया जाएगा जो सरकारी मुलाजिम या उसके ख़ानदान को काबिल अदायगी होगी। उसके बाद सेक्शन 20 प्रूवेंट फंड जो होता है, प्रूवेंट फंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द अकाउंट ऑफिसर और अदर ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रूवेंट फंड अकाउंट shall furnish to every civil servant subscribing to a provident fund the account of which he is required to maintain a statement under his hand showing the subscription to including the interest occurring thereon if any and withdrawal or advance from his provident fund during the preceding financial years। वो कहते हैं हर माली साल के तीसरे माह के इख्तिताम से पहले अकाउंट ऑफिसर या दूसरा ऑफिसर जो प्रूवेंट फंड के अकाउंट्स बरकरार रखने का जिम्मेदार हो हर ऐसे सरकारी मुलाजिम को जो प्रूवेंट फंड में रकम जमा करवाता हो उसके प्रूवेंट फंड के अकाउंट की एक स्टेटमेंट फराहम करेगा। इस स्टेटमेंट में गुज़िश्ता माली साल के दौरान, ठीक है, प्रूवेंट फंड में जमा कराएगी रकम, इन रकमों पर हासिल होने वाला मुनाफा, सूद, इंटरेस्ट, प्रूवेंट फंड से ली गई रकम की वापसी या हासिल किए गए अलाउंसेस की तफसील शामिल होगी और ये स्टेटमेंट मुतलका अफसरान के दस्तखत शुदा होगी। ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 2 वेयर एनी सब्सक्रिप्शन मेड बाय द सिविल सर्वेंट टू हिज प्रूवेंट फंड हैज नॉट बीन शोन आर क्रिएटेड in the account by the accounts or other officer required to maintain such account, such subscription shall be created to the account of the civil servant on the basis of such evidence as may be prescribed। सब सेक्शन 2 में कहता है अगर किसी सरकारी मुलाजिम की जानिब से उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कराई गई रकम कोई रकम मुतलका अकाउंट ऑफिसर या अकाउंट बरकरार रखने वाले दूसरे ऑफिसर की तरफ से अकाउंट में दर्ज या क्रेडिट ना की गई हो तो मुकर्रा सबूत की बुनियाद पर वो रकम सरकारी मुलाजिम के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 21 बेलोमेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस। बेलोमेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस को सेक्शन 21 डिस्कस करता है। वो क्या है जी, ऑल सिविल सर्वेंट एंड देयर फैमिली शैल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट एडमिसिबल अंडर द फेडरल एम्प्लॉय बेलोमेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 सेक्शन 2 ऑफ 1969 एंड द रूल मेड देयर अंडर। अब तमाम सरकारी मुलाजिम और उनके खानदान फेडरल एम्प्लॉयमेंट बेलोमेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 और उसके तहत बनाए गए कायदा के मुताबिक काबिल कबूल फायदा हासिल करने के हकदार और जिम्मेदार होंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 22 राइट ऑफ अपील और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपील या नुमाइंदगी का हक। Where a right to prefer an appeal or apply for the review in respect of any order relating to term and condition of his service is provided to the civil servant under any rule applicable to him, such appeal or application shall accept as may otherwise prescribed be made within the 30 days of the date of such a order।
अगर किसी सरकारी मुलाजिम पर लागू होने वाले कायदा के तहत उसकी मुलाजमत की शराइत व ज़वाबित से मुतल्लिक किसी हुक्म के खिलाफ अपील करने या नज़रसानी की दरख्वास्त देने का हक हासिल हो, तो सिवाय उस सूरत के जो कायदा में मुख्तलिफ तौर पर मुकर्रर की गई है, वो ऐसी अपील या दरखास्त उस हुक्म की तारीख से 30 दिन के अंदर दायर की जाती है। ठीक है, 30 डेज लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2, where no provision for appeal or review exists under the rule in respect of any order or class of order or civil servant aggrieved by a such order may, within a 30 day of the communication to him of such order, make a representation against it to the authority next above to the authority which made order, provided that no representation shall lie on a matter relating to the determination of a fitness of a person to hold a particular post, to be promoted to a higher post or a grade। सबसेक्शन 2 में कहता है, अगर किसी हुक्म या अकाम की किसी किस्म के खिलाफ कायदा में अपील या नज़रसानी की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो, तो उस हुक्म से मुतासर सरकारी मुलाजिम उस हुक्म की इतला दिए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर उस हुक्म के खिलाफ उस अथॉरिटी के मुकाबले में जो मज़कूरा हुक्म जारी करने वाली अथॉरिटी से अगली आला अथॉरिटी होगी नुमाइंदगी पेश करेगा। ताहम किसी शख्स की किसी मखसूस ओहदे पर फैज होने की अहलियत, फिटनेस या किसी आला ओहदे या ग्रेड पर तरक्की के लिए अहलियत के तयन से मुतल्लिक मामलात में कोई काबिल समात नहीं होगी। ठीक है, ये था जी आपका चैप्टर नंबर 3, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने करवाया। उसके बाद हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने